गुड इवनिंग सर। जस्ट गुड इवनिंग। गायत्री, आपका एग्जाम स्टार्ट हो गए क्या? यस सर, हमारे एक्सटर्नल प्रैक्टिकल स्टार्ट हो गए। अच्छा, और एग्जाम कब से है? सर एग्जाम 4 अप्रैल से 11 अप्रैल। 11 अप्रैल से ना? अच्छा। नो सर, 4 अप्रैल से 11 अच्छा अप्रैल तक के अच्छा अच्छा, गैप फोर। नहीं है। अच्छा अच्छा, इसलिए आपकी कोई ज्वाइन करने का। उसके बाद फिर एग्जाम के बाद फिर वापस कब होगा रूटीन? सर एग्जाम के बाद सर बोल रहे थे कि थोड़े दिन मतलब 2-3 दिन बाद से वापस से सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट करवा देंगे। अच्छा अच्छा, उसके बाद सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट होगा ना? तो ये यस सर। सेमेस्टर ये सेमेस्टर में आपने कर लिया रिवीजन सारा? सर रिवीजन तो इतना नहीं हुआ है, बट एक बार नोट्स कंप्लीट हो चुके हैं। अच्छा। और ये पॉलीमर सर केमिस्ट्री पॉलीमर केमिस्ट्री के बारे में भी तो वो पूछेंगे ना? यस सर, पॉलीमर केमिस्ट्री के बारे में भी पूछेंगे। उसका प्रैक्टिकल हमारे 25 को है। अच्छा अच्छा, नहीं थ्योरी में पूछ रहा था। थ्योरी में आपका ये पेपर आएगा, उसमें ये जो यस जो सर। चीजें मैंने पढ़ाई है ये भी तो सारी आएगी उसमें। यस सर, वो सारा कोर्स आएगा जो भी उस हाँ, सिलेबस में मेंशन है। तो उसके बारे में आपने तैयारी करी अभी कि अभी करना बाकी है? सर अभी बाकी है। अभी सर ने हमारे बैक टू बैक एग्जाम रख लिए। पहले टेस्ट हम्म, सीरीज खत्म हुई, अब एक्सटर्नल प्रैक्टिकल है, देन उसके बाद हम्म, हमारा सेमिनार है, उसके बाद हाँ, हमारा मेन थ्योरी पेपर है। ओके। तो सर अच्छा, ठीक टाइम है। ही नहीं मिल पाया। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं फिर। आप कर लीजिए, इसको तैयारी कर लीजिए, ठीक है। और आप वैसे मैं क्लास सेकंड सेमेस्टर में लूंगा, अभी तो लूंगा नहीं। ठीक है। ओके। तो हाँ, फिर अभी अगर आप लोगों को सबको कहीं जरूरत पड़े, कुछ समझना हो तो मुझे बताना, तो फिर बीच में कभी एक क्लास और ले लें, ठीक है ना? यस सर। आज ले लेते सर हैं आप फिर, हाँ। नोट्स शेयर कर देना ना। नोट्स, हाँ, कौन से चाहिए आपको मुझे बता देना, मैं शेयर कर दूँ। नंबर वाले। मोनोमर वाला पीपीटी, हाँ वो मैं भेज दूंगा। बाकी, यस सर। हाँ हाँ, अभी आज थोड़ा हम पढ़ लेते हैं। अभी आपने ज्वाइन किया है तो गणेश, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ सर, आ रही है। हाँ हाँ, ठीक है। तो हमने पिछली बार मोनोमर के बारे में पढ़ा था, ठीक है। और इनके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था, कैसे वो रिएक्शन करते हैं, कैसे उनका स्ट्रक्चर होता है, कैसे फंक्शनल ग्रुप उनके रिएक्ट करते हैं। वो सब हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। ठीक है, आज हम कुछ बेसिक चीजें पढ़ने जा रहे हैं। पॉलीमराइजेशन, ठीक है। कि जब आपका पॉलीमराइजेशन होगा और आपका जो सपोज सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल ये है इथिन। ओके, इथिन मतलब एक डबल बॉन्ड है, और ये पॉलीमर करके इस टाइप का कंपाउंड बनाएगा। ये तो सिंपल है, ये तो हमको पता है। अब इसमें एक मॉलिक्यूलर वेट जो इसका MW लिखा है, ये इसका मॉलिक्यूलर वेट है। एक इथाइलिन मॉलिक्यूल का वेट 28 है, और यहाँ पे MW 28,000। ठीक है, जो पॉलीमर बना है उसका वेट आपका 28,000 है। तो इस एन का मतलब क्या होता है? जो यहाँ पे एन लिखा है, स्मॉल एन, इसका मतलब क्या होता है? लंबी चेन बनती रहेगी इसमें। हाँ, यस यस। मतलब कि कितने इसका एन का मतलब है कि जो आपका इस ब्रैकेट में है वो कितनी बार रिपीट हो रहा है। ये जो मॉलिक्यूल है ये कितनी बार रिपीट हो रहा है, यही मतलब हुआ, है ना? हम्म। तो इसको हम बोलते हैं पॉलीमराइजेशन, मतलब डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। कितनी मतलब कितनी बार वो रिपीट हुआ है। तो अभी इस एग्जांपल से क्या आप ये निकाल सकते हैं कि मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा? सॉरी, इसका नंबर ऑफ एन कितना होगा? जो डिटेल यहाँ पे दे रखी है उसके हिसाब से नंबर ऑफ एन निकाल सकते हैं क्या? सोचिए, सोचकर करिए, बहुत सिंपल है। कितना होगा गायत्री? एक मॉलिक्यूल का वेट 28 है, और टोटल चेन का हम्म। वेट 28,000 है। तो कितने एन होंगे, कितनी बार ये चीज रिपीट होगी? 28,000। हाँ, 28,000 ये है टोटल मॉलिक्यूलर वेट। तो कितनी बार रिपीट हम्म। होगी ये वाली यूनिट, कितनी बार रिपीट होगी? देखिए ये, 28 बार मुझे से। हाँ जी, 28 बार।
28 28 तो इसका मोलिकुलर वेट है, और टोटल 28,000 है ना। तो मतलब कि एक ये हो गया, सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि आपके पास 5 रुपए है, ठीक है, और आपकी जेब में सपोज 100 नोट है, ठीक है, और मैं कह रहा हूँ एक नोट 5 रुपए का है, तो आपके पास कितने 5 रुपए के नोट होंगे टोटल? सिंपल सा एग्जांपल क्वेश्चन है, आपके पास 5 रुपए के नोट है जेब 5 में। रुपए के 100 नोट है ना। हाँ, तो कितने नोट होंगे? 5 रुपए के 100, 5 रुपए के तो 100 नोट ही है सर। हाँ, 5 रुपए के 100 नोट है ना, नहीं 100 रुपए हैं, मैं क्या कह रहा हूँ आपको, टोटल आपके पास 100 रुपए है, ठीक है। और आपके पास 5 रुपए के नोट है, ठीक है। ये 5 रुपए हैं और 100 नोट है टोटल आपकी जेब में। तो मैं पूछ रहा हूँ कि आपके, नहीं 100 रुपए है टोटल, सॉरी। तो 5 के कितने नोट होंगे ऐसा? हाँ हाँ, 100 रुपए टोटल है आपके पास, और जो नोट है वो 5 रुपए का है, ठीक है। तो आपके पास कितने नोट होंगे जेब में, ये पूछ रहा हूँ। 100 5 50 नोट होंगे सर। 50 50 नोट। तो नहीं होंगे, एक मिनट हाँ सर है। हाँ, एक आराम से मिनट एक आराम मिनट। आराम से काउंट करिए। गायत्री, गायत्री है? हाँ गायत्री, आवाज आ रही है मेरी? 20 नोट सर। हाँ 20 वेरी नोट गुड। होंगे सर। हाँ 20 नोट होंगे ना, वेरी गुड, हम्म। ठीक है। तो आपके पास 20 नोट होंगे, तो आपने क्या किया 20 नोट निकालने के लिए, कैसे निकाला आपने? मैंने इसको डिवाइड करा। हाँ वेरी गुड, मतलब 5 रुपए का एक नोट है, टोटल आपके पास 100 रुपए हैं, हम्म। तो आपने इसको डिवाइड किया। वैसे ही हम्म। अगर आपके पास 28 रुपए का एक नोट है, ठीक है, और टोटल आपके पास 28,000 रुपए ठीक है। है आपकी जेब में, तो कितने नोट होंगे आपके हम्म। पास? हेलो यस, यस गायत्री, हाँ कर पा रही हो सर, आप ये ये क्लास। यस सर। जो एक क्वेश्चन मैंने हजार पूछ, हाँ 1,000, वेरी गुड, ओके। हम्म। तो ये एक मॉलिक्यूल का वेट 28 था, और टोटल आपके पास, टोटल जो आपका चेन बना है वो 28,000 का है, तो इसमें कितने मॉलिक्यूल होंगे, तो उसकी वैल्यू आएगी 1,000, ठीक है। और इसका जो एन की वैल्यू होगी वो होगी 1,000, और इस एन की वैल्यू को क्या बोलेंगे, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, ठीक है। पॉलीमराइजेशन। हाँ, तो अब आप निकाल लोगे ना, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन कभी निकालनी है तो यस इस तरह यस से। यस। हाँ। हाँ ठीक है, good। तो इस तरह से अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपको हमेशा याद रहेगा। वैसे ही जैसे ये जिगलर नट्टा है, ठीक है, ये पॉलीमराइजेशन हो रहा है, ये क्या ब्यूटेन है, अगर आप इसको काउंट करोगे 1 2 3 4 ब्यूटेन, नॉट ब्यूटेन, ब्यूट टू इन, ठीक है, इसमें दो इन है, तो ये ब्यूटा डाइन होगा, है ना। तो इसको या तो ब्यूटा डाइन बोलते हैं, या फिर 1 3 ब्यूटा डाइन भी बोलते हैं। अगर पोजिशन हम इसको बताएंगे तो 1 2 3 4, ओके। तो 1 और 3, अगर इसको सही ढंग से लिखेंगे तो इसको लिखते हैं 1 एंड 1 3 देन ब्यूटाडाइन, ठीक है। तो ये आपका एक मॉलिक्यूल है, इसकी वेट, इसका वेट 54 है, इसका एक मॉलिक्यूल का वेट 54 है, ठीक है। और टोटल जो आपका ये पॉलीमर बना है ना, इसका वेट है 20,000, ठीक है। तो इसका कितना पॉलीमरेशन होगा, काउंट करके बताइए। ये 2 लाख है ना, 20,000 नहीं है, 2 लाख है। गायत्री आप भी करिए, गायत्री, उषा। 3703। 3,000, 3703। यस सर। 3,700, सही है ये? यस सर। हाँ उषा, यस सर। ये सही है क्या? डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन कैसे निकालते, समझ में आया आपको? नो सर। हाँ कोई बात नहीं, मैं आपको समझाता हूँ, रुकिए एक बार मैं इसको चेक कर लेता हूँ। 3703 इंटू 54, हाँ मतलब कि 199
ये आ रहा है 199,962, ठीक है। तो 1763 और वी कैन से 222 डिवाइड बाय 222। हाँ, तो 370 3.7 आ रहा था लगभग, है ना। हम्म तो इतनी यूनिट है इसमें, मतलब एक कोई यूनिट आधी है, मतलब हो सकता है कि कोई ऐसा बॉन्ड कट गया हो, ऐसा कुछ होगा, ठीक है। तो हम एटलीस्ट उसको 0.7 है ना, तो इसको 3704 बोल सकते हैं राउंड फिगर में, है ना। ठीक है, ये सही है आपका आंसर। उसके अलावा तो डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन क्या होता है कि कितनी बार आपका मोनोमर रिपीट हो रहा है आपके पॉलीमर चेन में, ठीक है। आपका जो मोनोमर है, एक ये जो मोनोमर है, ये कितनी बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो उसको हम डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन कहते हैं, और उसको हम स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं ब्रैकेट के बाहर, यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। तो इसको निकालते कैसे हैं? आपका मोलिकुलर सॉरी मोनोमर का वेट है, ठीक है, टोटल चेन का वेट है, तो आप टोटल चेन के वेट में मोनोमर को डिवाइड कर लो, 28,000 डिवाइड बाई 28 सिंपली, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया था हमारा 1,000, ठीक है, और दूसरे में जो भी आ गया था वो, ठीक है। तो इस तरह से इसको करना है। समझ में आ गया ये? उसे आप समझ में आया? Yes, sir. हाँ, तो अभी मैं एक एक्सरसाइज और दूंगा, नेक्स्ट टू नेक्स्ट स्लाइड, वो आपको करनी है, ठीक है। तो डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन क्या होता है, अब इसको आप लिख लीजिए, ठीक है, जो हमने जस्ट अभी पढ़ा था। नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट, नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट, कोई एक वेटिंग लिस्ट में है क्या? नहीं है, ओके, ठीक है। तो डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन क्या होता है? नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट इन द पॉलीमर चेन, ओके। नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट इन द पॉलीमर चेन फॉर्म इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, ठीक है। तो नंबर ऑफ आपके जो आपकी चेन है उसमें नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट कितने हैं, इसका सिंपल फॉर्मूला क्या होगा कि मोलिकुलर वेट ऑफ पॉलीइथाइलिन m विल बी इक्वल टू n इंटू एमओ। एमओ क्या होगा? इस फॉर्मूले से आप बता सकते हैं, जो हमने अभी जस्ट किया था। टोटल m है, ये आपके पॉलीमर का वेट है, इज इक्वल टू n इंटू एमओ। तो एमओ क्या होगा? ये मोनोमर का वेट होगा ना। मोलिकुलर वेट, हाँ, मोलिकुलर मोलिकुलर वेट वेट। ऑफ मोनोमर, एक यूनिट का वेट होगा, है ना। उसको हम n बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा टोटल मोलिकुलर वेट आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है? फॉर्मूला कभी ज्यादा याद करने की कोशिश मत करिए, उसको समझिए, उसको समझेंगे तो फॉर्मूला हमेशा याद रहेगा आपको, है ना। तो वेयर एमओ इज मोलिकुलर वेट ऑफ मोनोमर। स्ट्रेंथ ऑफ पॉलीमर कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग इन डीपी, ओके। तो डिग्री डीपी मीन्स डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, डीपी आप शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, इसका मतलब है डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। तो डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन बढ़ेगा तो आपका पॉलीमर हार्ड एंड हिट बनेगा। ये हार्ड एंड हिट क्यों बनेगा, इसको हमने पहले भी पढ़ा था, कोई बता सकता है इसका रीजन क्या है? हार्ड और हिट क्यों बनेगा? तो उसका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज्यादा होगा। यस, वेरी गुड। जैसे आपका डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन बढ़ेगा उसका मॉलिक्यूलर वेट भी बढ़ता जाएगा, इसलिए वो हार्ड एंड हिट हो जाएगा। सेम अगर आपका लो लो डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन है तो वो सॉफ्टवेयर गमी रहेगा। गमी मतलब आपका जेली लाइक, ओके। तो यही है कि मतलब आपका पीवीसी है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, वो काफी हार्ड होता है, बट आपका बिल्कुल सिंपल सा पॉलीमराइजेशन ले लें अगर, जैसे कि गोंद हो गया, गम हो गया, ओके, तो उसमें डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन बहुत कम होता है। तो ये वाला एग्जांपल हमने अभी जस्ट डिस्कस किया था, ठीक है। टोटल मोलिकुलर वेट क्या था? 28,000 था। एक मोनोमर का वेट 28 था, ठीक है। ये फॉर्मूला जो हमारी लैंग्वेज है उसी को हम फॉर्मूला में लिख सकते हैं, m इज इक्वल टू n अपॉन एमओ, ओके। और उससे हम n निकाल सकते हैं, है ना। तो इतना फॉर्मूला और इससे डरने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी अंडरस्टैंडिंग है ना। तो सिंपल तरीके से आप समझेंगे तो आपको लाइफ टाइम याद रहेगा और उसको आप अच्छे से समझ पाएंगे, ओके। तो डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन यहाँ पे हो गया 1000, ओके। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। ये सब चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं।
अब एक नोमेनक्लेचर होता है, पॉलीमर का एक नोमेनक्लेचर होता है, ये आपको कहीं के काम आएगा। होमोपॉलीमर। ओके, तो होमोपॉलीमर क्या होता है कि अगर आपके जो पॉलीमर है वो एक ही तरह के यूनिट से बना हुआ होता है, ठीक है, उसको हम होमोपॉलीमर कहते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सारा जो पॉलीमर है सब मतलब एक ही तरह का मोनोमर से बना हुआ है, ठीक है, एक ही तरह का मोनोमर बार बार रिपीट हो रहा है और उससे बना हुआ है। कोपॉलीमर क्या होता है कि उसमें एक तरह का मोनोमर नहीं होता, उसमें दो या दो से ज्यादा तरह के मोनोमर होते हैं, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे आपको दिखेंगे तो ए और बी दोनों दिख रहे हैं, दो तरह के मोनोमर दिख रहे हैं ना, ए और बी, तो ये आपका कोपॉलीमर है। हाँ, रैंडम कोपॉलीमर। हाँ, अब कोपॉलीमर में भी अलग अलग तरह के होते हैं। रैंडम कोपॉलीमर कि इसमें कोई सीक्वेंस नहीं है, दो बार ए आया, फिर एक बार बी आया, फिर वापस एक बार आया, फिर दो बार बी आया, तो मतलब यहाँ पे कोई सीक्वेंस फॉलो नहीं हो रहा है। देन अल्टरनेट कोपॉलीमर, तो अल्टरनेट कोपॉलीमर में बिल्कुल सीक्वेंस फॉलो हो रहा है, ए के बाद बी, बी के बाद वापस ए के बाद वापस बी, तो ये एक अल्टरनेट है। देन थर्ड है ब्लॉक पॉलीमर, तो इसमें ये ब्लॉक में पाया जाएगा। ब्लॉक मतलब एक झुंड में पाए जाएंगे। झुंड में कैसे देखिए आप, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ब्लॉक में ये पूरा ब्लॉक है एक, यहाँ तक पूरा एक ही ब्लॉक है, फिर बी का ब्लॉक स्टार्ट हुआ तो ये पूरा बी का ब्लॉक यहाँ तक है, फिर वापस ए का ब्लॉक है। इस तरह से ये आपका तीन तरह के डिफरेंट कोपॉलीमर हो गए, तीन तरह के डिफरेंट कोपॉलीमर हो गए, आपका रैंडम, अल्टरनेट और ब्लॉक कोपॉलीमर, ठीक है। ये तो बहुत सिंपल सी चीज है, आपको पता होगा। देन ग्राफ्ट पॉलीमर। ओके, ग्राफ्ट कोपॉलीमर क्या होता है कि इसमें आपको देखिए कि ये एक ही जो आपकी बैकबोन है, मतलब जिस पॉलीमर की जो बैकबोन है, मतलब मेन जो चेन है वो एक तरह के मोनोमर से बनी हुई है, ठीक है, पर जो इसके ब्रांच है, ओके, वो अलग तरह के पॉलीमर से बनी हुई है। तो इसको हम बोल सकते हैं ग्राफ्ट पॉलीमर, ग्राफ्ट को पॉलीमर। ग्राफ्ट का क्या मतलब होता है, किसी को पता है ग्राफ्ट का क्या मतलब होता है? नो आ, सर। हाँ, तो मतलब जैसे कि आपने अगर आपको हम क्या बोलते हैं, कलम, कलम बोलते हैं ना। कलम करना क्या होता है, मतलब जैसे कलम, किसी पेड़ की हम कलम करते हैं ना, उसका क्या मतलब होता है कि कोई आपका वो पेड़ नया है। पेड़ उगता है सर वहीं पे, हाँ, वेरी गुड। ओके, नई शाखा उगती है। हाँ, इसकी सपोज ये कोई ब्रांच है, मुझे ये पेड़ का, मुझे भी मेरे घर पे चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से काट दूंगा, कलम कलम कर देते हैं, और इस कलम को हम घर पे उगा देंगे तो वो उग जाएगा, ठीक है। हम्म तो इसको इंग्लिश में ग्राफ्ट बोलते हैं, ठीक है। तो मतलब कि देखो ये तरह से मतलब ये कि ग्राफ्ट किसी की जो कलम है वो इसमें मतलब क्या बोलते हैं, फिक्स फिक्स की हुई है, जो आपकी मेन चेन है पॉलीमर की, उसमें ये कलम सेट कर रखी है अलग अलग, ठीक है। तो इसलिए इसको हम ग्राफ्ट को पॉलीमर बोलते हैं, ठीक है, क्लियर? यस हम्म सर। ओके, सर ओके। देन ग्राफ्ट पॉलीमर हो गया आपका। उसके बाद आएगा आपका टेक्टिसिटी। ओके, तो टेक्टिसिटी क्या होता है, इसके बारे में किसी को पता है? टेक्टिसिटी कभी पढ़ा है? ये काफी बेसिक चीजें थी जो स्टडी में छूट गई थी, इसलिए मैं अभी पढ़ा रहा हूँ। टेक्टिसिटी क्या होता है? नहीं पता। नो सर। अच्छा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो टेक्टिसिटी क्या होता है कि मैंने अभी आपको बताया कि जो आपका मतलब एक तो मेन चेन है, ठीक है, हमेशा एक मेन चेन रहेगी पॉलीमर की, ठीक है। अभी इसमें कोई दूसरा मोनोमर आके ब्रांच बना रहा है, या यू समझ लो दूसरा कोई फंक्शनल ग्रुप है वो जुड़ रहा है, चलो ब्रांच वाला अलग रहने दो, वो अलग चीज है ना। सपोज कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ रहा है, फंक्शनल ग्रुप ऐसे जुड़ सकता है, एक पैटर्न मैंने ये वाला बनाया फर्स्ट वाला, ठीक है, और अगर ये वाली चेन है, ठीक है, अगर फंक्शनल ग्रुप में ऐसे जोड़ूं वो भी पॉसिबल है, ओके, ये यहाँ पे जोड़ दूं, फिर वापस यहाँ पे जोड़ दूं, फिर यहाँ पे, फिर इस तरह से अगर मैं जोड़ रहा हूँ, ओके। और एक अदर चेन है,
उसमें यहाँ पे हो गया, ये यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 3 चेन ड्रॉ करी है। ठीक है, इन तीनों में आपको क्या डिफरेंस दिख रहा है? जो मैंने फंक्शनल ग्रुप ऐड, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है पता है आपको? सर हाँ, मतलब कोई भी जैसे कि OH ग्रुप जुड़ गया, COH ग्रुप, जैसे मतलब कि जो रिएक्टिव ग्रुप होता है ना, फंक्शनल ग्रुप मतलब जो उसको रिएक्टिविटी प्रोवाइड करता है आपके पॉलीमर को। ठीक है, तो वो फंक्शनल ग्रुप कहलाता है। तो ये जो मैंने पिंक कलर में जो लाइन ड्रॉ करी है वो फंक्शनल ग्रुप जुड़े हुए हैं। मेन पॉलीमर तो रेड कलर में बता रहा है, और जो पिंक कलर लाइन है वो शो कर रहा है आपका क्या बोलते हैं इसको, फंक्शनल ग्रुप। तो इन तीनों में क्या डिफरेंट आ रहा है? सर एक फर्स्ट वाला है वो सिस सिस कॉन्फ़िगरेशन है, सेम साइड फंक्शनल ग्रुप है। हाँ, और ठीक सर है, सेकंड वाला है वो ट्रांस शो करता है, डिफरेंट अपोजिट साइड है फंक्शनल ग्रुप। यस, हाँ। और सर थर्ड वाला नहीं समझ आ रहा है। थर्ड वाला रैंडम है, बोल सकते हैं ना, कभी ऊपर कभी नीचे, मतलब उसको पता नहीं है। सिंपल है ना, मतलब ये इन दोनों में तो अपने को एक ट्रेंड दिख रहा है फर्स्ट और सेकंड में। थर्ड वाले में कोई यस ट्रेंड सर। नहीं है, मतलब वो रैंडमली कुछ भी लग रहा है, कहीं भी लग रहा है। ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं, ये अब इसको आप डेफिनेशन देखिए, डेफिनेशन में क्या लिखा है? ओरिएंटेशन ऑफ मोनोमर यूनिट इन पॉलीमर टेक्स प्लेस इन ऑर्डरली और डिसऑर्डरली फैशन। ओके, ओरिएंटेशन ऑफ मोनोमरिक यूनिट। तो मोनोमरिक यूनिट with respect to main chain, the difference in configuration affect their physical property। ठीक है, तो बस यही है। अगर आपका अलग अलग तरह से कैसे कॉन्फ़िगरेशन हो रहा है वो यहाँ पे बता रखा है, मैं आपको बताता हूँ। देखो, सबसे पहले क्या है, अगर आइसोटेक्टिक होगा तो क्या होगा, हेड टू टेल कॉन्फ़िगरेशन होगा। हेड टू टेल कैसे होगा कि फंक्शनल ग्रुप आर ऑल ऑन द सेम साइड ऑफ द मेन ग्रुप। ओके, यहाँ पे FG मतलब फंक्शनल ग्रुप हो गया, FG का मतलब है फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप Y है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैंने चेन ड्रॉ की थी, फर्स्ट वाली चेन इसमें रिप्रेजेंट हो रही है, ये सारे ही फंक्शनल ग्रुप एक ही तरफ है। ठीक है, सर तो सिस कॉन्फ़िगरेशन कह सकते हैं ना? सीस कॉन्फ़िगरेशन कहने के लिए आपको पहले उनको क्या बोलते हैं, जो आपके ग्रुप है उसको आपको वो करना पड़ेगा। सीस और ट्रांस कब होता है? जब डबल बॉन्ड होता है पहली बार, ओके ओके है ना। सीस और ट्रांस डबल बॉन्ड होगा तब होगा, इसमें डबल बॉन्ड नहीं है ना, ओके समझ सर। गया? हाँ, तो ये हो गया। फिर आपका यहाँ पे सारे फंक्शनल ग्रुप हैं, ठीक है, वो एक ही साइड है। तो एक ही साइड है मतलब इसको हम बोलेंगे आइसोटेक्टिक। ठीक है, आइसो मतलब नाम से पता चल रहा है ना, आइसोटेक्टिक मतलब एक तरफ है। ओके, तो ये सारे फंक्शनल ग्रुप एक ही तरफ है चेन के। ठीक है, समझ में आ गया? ये चेन ड्रॉ कर लो तो आपको याद रहेगा। इसको नोट कर लीजिए। कर लिया सर। ठीक है, ठीक है। फिर दूसरा एग्जांपल है सिंडियोटेक्टिक। ओके, सिंडियोटेक्टिक मतलब इसमें अगर आप देखेंगे तो एक फंक्शनल ग्रुप इधर है, फिर इधर है, फिर इधर है। ठीक है, फिर मतलब जो भी यहाँ पे सपोज यहाँ पे दो नहीं करेगा, मैं कर लेता हूँ, एक यहाँ पे है। तो इसमें क्या हो रहा है कि आपका एक पैटर्न है, एक नीचे ऊपर नीचे ऊपर, मतलब एक तरह का पैटर्न चल रहा है। तो अगर इस तरह का पैटर्न है फंक्शनल ग्रुप का तो वो कहलाएगा आपका सिंडियोटेक्टिक, मतलब अल्टरनेट पोजीशन पे है। ठीक है, ऊपर नीचे मतलब अल्टरनेट पोजीशन पे है, तो वो आपका कहलाएगा सिंडियोटेक्टिक। ठीक है, तो दो तरह की टेक्टिसिटीज हम पढ़ चुके हैं, आइसोटेक्टिक एंड सिंडियोटेक्टिक। ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिए। ओके, फाइनली आपका आ गया ए टेक्टिक। ए टेक्टिक मतलब रेंडमली कुछ भी है, मतलब ठीक है, एक ऊपर हो गया, एक नीचे हो गया, फिर आगे वाला वापस ऊपर हो गया।
ठीक है, हो सकता है कि आगे वाला नीचे आ जाए। ठीक है, तो इसमें मतलब कोई ट्रेंड पाया नहीं जा रहा है। ओके, इसलिए इसको हम ए टेक्टिक बोले। ठीक है, Yes. तो ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, मतलब ये चीजें पढ़ने का क्या मतलब है, मतलब ये फंक्शनल ग्रुप ऊपर नीचे जुड़ रहा है, तो इससे क्या होगा आपका जो, देखो फर्स्ट वाली लाइन, इसमें जो फर्स्ट वाली लाइन है उसमें क्या बता रखा है कि इस टेक्टिसिटी से क्या होता है कि आपका ओरिन द डिफरेंस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी को अफेक्ट करेगा, सिंजियोटेक्टिक एटेक्टिक और ये है, तो वो कौन सा पॉलीमर है उसके अकॉर्डिंग उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होगी, है ना। तो इसलिए हमको इसके बारे में हमारा पॉलीमर कैसा है, उसमें कौन सी टेक्टिसिटी पाई जा रही है, ये हमको पता होना चाहिए, उसी के बेसिस पे हम बोल सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ए टेक्टिक पॉलीमर इज गमी। ओके, अब ये देखिए, अगर आपका ए टेक्टिक है, ठीक है, तो वो गमी सॉलिड होगा, मतलब उसमें इंटरेक्शन कम होगा, वाइल आइसोटेक्टिक वर्जन इज हाईली क्रिस्टलाइन एंड टफ। ठीक है, तो अगर उसमें पैटर्न पाया जा रहा है, अगर उसमें जो फंक्शनल ग्रुप है वो काफी ओरिएंटेड है, एक ही डायरेक्शन में है, तो वो क्रिस्टलाइन और टफ होगा, मतलब कि वो मजबूत होगा। ओके, अदरवाइज आपका गम की तरह होगा। तो ये अभी इसके बारे में मैं कुछ हम न्यूमेरिकल करेंगे। अभी हमारे पास 15 मिनट के लगभग बचा है। ओके, तो डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन हमने अभी पढ़ा था। ओके, तो आपको ये नोटबुक में करना है और मुझे भेजना है। ठीक है, अगर मेरा एक पॉलीमर है, ठीक है, एक पॉलीमर है और उसका मोलिकुलर वेट है, पॉलीमर मोलिकुलर वेट PMW, मतलब पॉलीमर का मोलिकुलर वेट है मेरे पास 56,000। ओके, इसका पॉलीमर का मोलिकुलर वेट 56,000 है। ओके, तो मुझे और पॉलीमराइजेशन है, सपोज जो पॉलीमराइजेशन है स्मॉल एन, वो है मेरा 5,000। नहीं नहीं रुकिए, 5,000 मतलब वो होगा, सपोज पॉलीमराइजेशन है मेरा 8,000। ओके, तो मेरा जो मोनोमर यूनिट है उसका मोलिकुलर वेट कितना होगा? 7 होगा सर, सॉरी, 7। 7 होगा। या हाँ, तो आपको सिर्फ इसको डिवाइड करना है। ठीक है, तो यस डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 7। यस, 7 आएगा ना, तो इसमें यस हाँ, इसका जो वेट होगा वो 7 होगा। वेरी गुड, नोटबुक में भी करते रहिए, तो डिवीजन में काम आएगा। अभी एक एक और मैं बोलता हूँ कि आपका जो पॉलीमर का, सॉरी, सपोज आपका मोनोमर है, उसका मोलिकुलर वेट है 20। ओके, और डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन है 500, तो पॉलीमर का वेट कितना होगा? 250। कैसे निकाला आपने? डिवाइड करके 500 हाँ, बताया, 5,000 बताया सर। नहीं नहीं, मैं क्या पूछ रहा हूँ कि जो आपके मोनोमर का मोलिकुलर वेट, ये मोनोमर है ना, मोनोमर का मोलिकुलर वेट 20 है और उसका डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन 500 है, तो जो आपका पॉलीमर बन रहा है 25। पॉलीमर बन रहा है उसका मोलिकुलर वेट कितना होगा? 140। देखो, सबसे पहली चीज तो इसमें आपको ये पता करनी है, ये आपको मतलब एक कॉमन सेंस से पता होना चाहिए कि मैं यहाँ पे पॉलीमर का मोलिकुलर वेट पूछ रहा हूँ, तो उसका मोलिकुलर यस वेट मोनोमर के मोलिकुलर वेट से तो ज्यादा ही होगा ना। मोनोमर तो यस एक यूनिट है और मैं पॉलीमर के बारे में पूछ रहा हूँ, तो उसका तो वेट ज्यादा ही होना चाहिए ना। यस सर, 140 हो जाएगा। 140? यस सर। कैसे कैसे निकाला सर?
सर हाँ? मेरे को इस क्लास हाँ नहीं कोई दिक्कत नहीं है, मतलब हाँ कोई और बताएगा कि कितना होगा? ये चीज तो आप यार, ये अभी तो मैंने एक्सप्लेन किया था। 0.04. 0.04, तो 0.04, ओके। तो उस समय मैंने आपको अभी बताया ना कि ये पॉलीमर का वेट इतना कम होगा क्या, मतलब मोनोमर से भी कम हो जाएगा। मोनोमर का वेट जब आपका 20 है, तो पॉलीमर आपका जो बन रहा है उसका वेट 0.04 हो जाएगा। नहीं सर, 25. 25। एक यूनिट का भी जो आपका मोनोमर के एक यूनिट का वेट 20 है, और आपका पॉलीमर का वेट खाली 25 ही होगा। उसमें 500 यूनिट जुड़ रही है। एन का मतलब क्या होता है? एन का मतलब डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, जो हमने पढ़ा था ना अभी, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, एन का मतलब। तो एन मतलब सर कितनी? हाँ 10,000। वेरी गुड, 10,000 होगा ना। देखिए सिंपल हाँ सी बात है, देखो क्या करना है कि आपका एक यूनिट का वेट 20 है, ठीक है? यस सर, आ गया. हाँ, और आपने जो रिपीट हो रहा है वो 500 बार हो रहा है, तो 500 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, बस सिंपल सी बात है ना। तो ये कितना हो जाएगा? यस सर. 1,000 हो जाएगा। देखो सिंपल सी चीज है, लेकिन मतलब ये आपको और कॉमन सेंस भी आपका ये काम करना चाहिए कि पॉलीमर का मॉलिक्यूलर वेट हमेशा इससे ज्यादा होगा, और ये 20 है। और अगर आपको ये भी समझ में नहीं आ रहा है, तो 20 रुपए का नोट है आपके पास, और आपके पास टोटल 500 500 नोट है। आपके पास 20 रुपए का नोट है और टोटल 500 नोट्स हैं, तो कितने रुपए होंगे? तो उससे आप उसको कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करोगे? सिंपली मल्टीप्लाई करोगे ना। तो वही चीज यहाँ पे मल्टीप्लाई। करना है। हाँ ठीक है, गुड। तो बस अब आपको यही है, तो इसके हिसाब से हम फॉर्मूला बना सकते हैं कि आपका डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन एन इज इक्वल टू क्या होगा? बताइए जल्दी से क्या होगा। अगर मेरे को फॉर्मूला लिखना है इसका, तो अब मैं क्या लिखूं? एन इज इक्वल टू डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, ठीक है? तो अब ये क्या होगा? सर M&W एम एन डब्ल्यू, ये आपका हो गया मल्टीप्लाई। मोनोमर का वेट है ना। यस सर। हाँ मल्टीप्लाई P&W। पीएमडब्ल्यू। एक बार सोचिए वापस, क्या आंसर लॉक किया जाए या फिर कुछ दिक्कत है इसमें? नो सर, नो सर। सर डिवाइड में जाएगा। कौन जाएगा डिवाइड में? सर P&W। पीएमडब्ल्यू कहाँ डिवाइड? पीएमडब्ल्यू किस किस तरह से डिवाइड में जाएगा, किस तरह? पीएमडब्ल्यू ऊपर होगा सर, यस वेरी और गुड। एन जो है नीचे रहेगा। हाँ एन से डिवाइड होगा उसमें। यस, दैट इज राइट आंसर। ओके, तो मतलब आपको क्या करना है, ज्यादा वाला, ज्यादा ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट किसका होगा? पॉलीमर का होगा, ठीक है? तो पॉलीमर का ऊपर आएगा, और कम किसका होगा? मोनोमर का होगा। हमेशा बड़ी में से छोटा का डिवाइड करते हैं ना, ठीक है? तो ये आपका फॉर्मूला हो गया डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन का। सिंपल है ना, मतलब कोई रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझने की जरूरत है। फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है ना। ये फॉर्मूला समझ में आया आपको? कोई दिक्कत? यस सर. हाँ, अब इसको सपोज मुझे पॉलीमर टोटल पॉलीमर वेट का फॉर्मूला लिखना है, तो कैसे लिखूंगा? पीएमडब्ल्यू क्या क्या होगा? वेट ऑफ पॉलीमर का क्या होगा? ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, एन इज इक्वल टू एम, यस, यस सर। है ना। तो इस तरह से ये आपको कुछ भी पूछ सकते हैं, है ना, एग्जाम में। आइदर एन पूछ सकते हैं, पॉलीमर का वेट पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो आपको ये जो रिलेशनशिप है वो आपको याद रहना चाहिए, ठीक है? तो उससे आप कर लो। अभी 5 मिनट और बचे हैं, तो मैं आपको एक एक्सरसाइज और देता हूँ, ठीक है? अभी आप मुझे बताइए कि मेरा कार्बन का 12 है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, तो उससे क्या आपको ठीक रहेगा। हाइड्रोजन का है 1, वैसे आपको ये पता ही होगा सारा, लेकिन फिर भी मैं आपको, सल्फर का, सल्फर का कितना होता है? ओके, सपोज ये आपका इनके वेट हैं,
एटॉमिक वेट, ओके। और एक आपका जो ये बन रहा है मोनोमर, मैं आपको बता के दे रहा हूँ, ये CH3 है और ये CH3। अभी आपको इस पे काउंट करके बताना है मुझे, ठीक है। मेरा जो पॉलीमर बन रहा है, ये इस वाले मोनोमर से जो मेरा पॉलीमर बन रहा है, उसका वेट है मेरा लगभग ये 32, हाँ, उसका पॉलीमर का वेट है मेरा लगभग 10,000 है, ठीक है। तो मेरे कितने उसमें एन कितना है, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन कितना है, ये मुझे फाइंड आउट करना है। कर लोगे ना, समझ गए क्वेश्चन? थोड़ा सा क्वेश्चन ट्रिकी है, बट ये आप कर लोगे, मुझे पता है, इतना मैंने पढ़ा चुका हूं मैं कि आपको ये कर लेना चाहिए। समझ गए ना क्वेश्चन क्या है? ये आपका मोनोमर है, ठीक है। इनके वेट मैंने यहाँ लिख दिए, अगर आपको कंफ्यूजन हो तो, ठीक है। इससे पॉलीमर बन रहा है, उस पॉलीमर का जो मॉलिक्यूलर वेट है, पॉलीमर का MW मॉलिक्यूलर वेट है, वो है 10,000। तो मुझे पता करना है डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन कितनी है, ठीक है। करिए धनाधन और भेजिए। आपको समझ में आ गया क्वेश्चन? किसी को क्वेश्चन में डाउट हो तो बताओ। उषा, गायत्री, क्वेश्चन समझ में आ गया? सर फाइंड आउट क्या करना है? डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन N, ठीक है। तो फिर PMW गिवन है। हाँ, PMW गिवन है, और मोनोमर का वेट आपको काउंट करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। कैलकुलेट कर सकते हो, आपको वैल्यू दे रखी है सारी यहाँ पे। C की वैल्यू। हाँ, क्वेश्चन अगर किसी को समझ में नहीं आया तो मुझे बताइए, मैं आपसे बता। सर ये डबल बॉन्ड वाला कैसे सॉल्व करेंगे? आपको उससे कोई मतलब नहीं, आपको सिर्फ सल्फर का वेट लेना है ना, सल्फर का, कार्बन का। आपके पास एक ही की तो है ये एकदम। अच्छा अच्छा, समझ गया मैं आप क्या बोल रहे। ये अगर आपको इसमें दिक्कत आ रही है ना, पॉलीमरेशन कैसे होगा, तो मैं आपको थोड़ा सा हल्का कर देता हूँ, ये थोड़ा सा इजी कर देता हूँ। ये CH2 हो जाएगा, और ये इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। तो आप जब वेट काउंट करें तो इसी का वेट काउंट करिए, यही यूनिट होगी ना जो बार बार रिपीट होगी। समझ में आ गया यार? अब बात समझ में आई आपको? यस सर। हाँ, आप करिए। आप करके मुझे भेजिएगा, ठीक है। अगर क्लास बंद भी हो जाए, क्लास 1 मिनट ही बचा है तो बंद हो जाएगी, पर आप मुझे भेजिएगा ना, कि अगर कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो तो पता चलेगा। अगर आपसे नहीं हो पा रहा तो भी उसमें पूछिए, बता मैं बता दूँ।